हमारे गेस्ट डॉक्टर सलीम अहमद खान साहब जो WHO से हैं, SMO मऊ हैं, आपसे दरखास्त है कि आप आवें। और कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुख्तसर वक्त में बात करें, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब से माजरत के साथ आप तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कोहिनूर एकेडमी का, तमाम मेहमानान का, और जो आज यहाँ लोग बैठे हैं, लोगों के ओपिनियन को, एडवाइसेस को सुनने के लिए आप सभी का। जब आपके पास वक्त मुख्तसर होता है तो की पॉइंट्स की बात की जाती है, सिर्फ मुद्दों की बात की जाती है। और मुझसे पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी तालीम के ऊपर, असरी तालीम, दीनी तालीम, क्या कुर्बानियाँ देनी चाहिए, उसकी बातें हो चुकी हैं। तो गिन के मैं आपसे 5-6 बातें करूँगा। एक यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं जो 10 साल से छोटे हैं उनके लिए करूँगा, एक वो आबादी जो 10 से 30 साल की उसके लिए करूँगा, एक जो 30 से 50 साल के उनके लिए, और एक जो स्टेज पे बैठे हैं उनके लिए, कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहली बात तो मेरा मशवरा कोहिनूर एकेडमी से और जो लोग भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए ये है कि जब आप तालीमी बेदारी का अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए जो उसकी फिक्र कर सकती हो। सिर्फ भीड़ बढ़ाने के मकसद से लोगों को बुला लेने से आपका जो काम है वो डाइल्यूट हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिससे वो बच्चे जिनको इसकी अहमियत है, जो सुनना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आप मुझे 10 लोगों के बीच में भी बुलाएंगे जो तालीम के मैदान में कुछ हासिल करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो मैं वहां भी शिरकत करने आ जाऊंगा, बनिस्बत 1000 ऐसे लोग जिनका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ भीड़ बढ़ाने आ गए हैं, तो उस भीड़ की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है तालीमी बेदारी के प्रोग्राम में, जो सच में उसमें या तो काम करना चाहते हैं या कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बात तो रही बच्चों से रिलेटेड। जब स्कूल एजुकेशन में आप देखते होंगे, एक प्राइमरी एजुकेशन होता है, 1 साल से 5 साल तक बच्चे होते हैं, 1 साल से 5 क्लास तक पढ़ते हैं, फिर 5 से 8 तक पढ़ते हैं, फिर 8 से 10, 10 से 12, फिर ग्रेजुएशन। तो क्या सबके लिए एक तरह की बात हो सकती है? नहीं, सबके लिए अलग अलग तरह की बात, सबके लिए अलग अलग गाइडेंस की जरूरत होती है कि हमको क्या करना है। जो इब्तिदाई तालीम है, जैसे बच्चा मान लीजिए 5 क्लास से कम क्लास में पढ़ रहा है, तो क्या कोई पेरेंट्स उसको दूर भेजना चाहेगा? नहीं भेजना चाहेगा। तो उसके लिए जो हमें गाइडेंस देना है वो लोकल लेवल पे की जो हमारे अवेलेबल कोचिंग्स हैं, जो स्कूल्स हैं, वहां कैसे उसको तालीम दे सके। एक दूसरा तबका है जिसको हम बाहर भेज सकते हैं, जिसको आप BHU में भेज सकते हैं, जिसको AMU में भेज सकते हैं, जिसको जामिया में भेज सकते हैं। उनके अंदर हमको खंगालना है, देखना है। जैसे कोहिनूर एकेडमी ने एक हीरा तलाश किया ओसामा के रूप में, कि जो लगातार 2 बार फर्स्ट आए, तो उनको क्या जरूरत है, किस तरह से मदद करके उस बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे बच्चों को हमको छांटना पड़ेगा, उसके लिए अलग तरह की मेहनत होगी। जिन बच्चों ने 10 पास कर लिया है, 11वीं 12वीं में है, क्या स्ट्रीम चुने, वो कॉमर्स लें या आर्ट्स लें या साइंस लें, और उसको लेने के बाद ग्रेजुएशन में क्या कोर्स करें, उसके लिए एक अलग तरह की गाइडेंस की जरूरत है। और जो 12वीं भी पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन भी कर गए हैं, तो अब उनकी बात होती है हायर एजुकेशन की, कि किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जाए, हिंदुस्तान में लिया जाए या हिंदुस्तान के बाहर लिया जाए। अगर हिंदुस्तान में लिया जाए तो प्राइवेट के लायक बच्चा है या सरकारी के लायक है, सरकारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या स्टेट यूनिवर्सिटी में, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है फैमिली की वो कैसी है, वो किस तरह की फीस को अफोर्ड कर पाएगा, उसमें कम्युनिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह को हमको सोचना पड़ेगा। अगली बात जो मैं करना चाहूंगा, पेरेंट्स से करना चाहूंगा, कि जो लोग पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो हमको ये फिक्र करनी है कि हम इनको कैसे आगे बढ़ाएं। ये बताइए, खेती करते होंगे कुछ लोग यहाँ पे? थोड़ा सा आगे के लोग खामोश हो जाएं, थोड़ा सा प्लीज। खेती करते होंगे तो एक बैरन लैंड होता है, खाली जमीन होती है, आप जाते हैं, उसको पहले जोतते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, और 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है, जिसको आप फसल काटते हैं। करते होंगे सभी लोग। उस पे सभी का यकीन है कि भाई आज हम इस बैरन लैंड को जोतेंगे, बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, तो हमको इसका 6 महीने बाद फल मिलेगा। आपको इस बात पे भी एतमाद है
कि हम जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो मुसलमान इस दुनिया में आए हैं, तो जाने के बाद हमारा हिसाब होगा, जहन्नम और जन्नत मिलेगी हमारे अमाल पे। तो जब आप 6 महीने पे भी भरोसा कर ले रहे हैं और उस वक्त को भी जिसको आपने देखा नहीं उस पर भी भरोसा है आपका, तो फिर आप इल्म की जो अहमियत है उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? जिसका रिजल्ट 10 साल 15 साल में आएगा, उस पर आप ये भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि अगर मैं बच्चे को अच्छी तालीम दूंगा, अच्छी जगह से पढ़ाऊंगा, तो वो बच्चा सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन करेगा और आलम इंसानियत के लिए एक ऐसा बंदा बनेगा जो लोगों की मदद करेगा। तो उस पर आपको यकीन करना पड़ेगा। तालीम की जब भी हम लोग बात करते हैं उसको बांट देते हैं, दीनी तालीम और असली तालीम में। मेरे लिहाज से इसको बांटने की जरूरत नहीं है। हमको यह देखना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो मदरसे में पढ़ रहा है तो उसको हम किसी तरह साइंस के साथ भी जोड़ें, और अगर वो साइंस की तालीम ले रहा है तो इस तरीके से जोड़ना है कि हम उसको दीनी तालीम भी दे सकें। अगर दीनी तालीम के लोग असली तालीम की बुराई करने लगे और असली तालीम के लोग दीनी तालीम की बुराई करने लगे तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। हमको ये समझना होगा कि हमको दीनी तालीम भी लेनी है और असली तालीम भी, उसका कैसे सलूशन निकलना है। सिर्फ बुराई कर देना कि ये जो स्कूल है वो खराब है, वहां एड्रेस अच्छी नहीं है, इंग्लिश तालीम दे, इससे नहीं होगा। हमें हल निकालना पड़ेगा कि जो बच्चा किसी भी वजह से किसी और स्कूल में जाके पढ़ रहा है, उस बच्चे तक भी आप दीनी तालीम कैसे पहुंचा पाए, इसका इंतजाम हमको करने की जरूरत है। या जो बच्चा हमारा दीनी तालीम ले रहा है, आज के दौर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अगर आपको पहले याद होगा, पहले जंग होती थी कैसे, घोड़े पे हाथी पे चढ़ के आते थे, तलवार लेके आते थे। क्या आज जंग वैसे हो रही है? नहीं हो रही है। आज जंग के तरीके बदल गए हैं। तो हमें अपने बच्चों को उस तरह की तालीम देना है कि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में जो बुरे हालात आने वाले हैं, कैसे अपने कौम की नुमाइंदगी कर सकें और कैसे एक रहनुमाई करके रास्ता बना सकें। जब कभी भी बात होती है तो हम लोग 800 साल पहले, 1000 साल पहले, 1400 साल पहले हमारे पास लोग थे जिनका हम नाम गिना पाते हैं। एक बड़ी लंबी तारीख है कि आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए उसमें इनिशियल टाइम में मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनका आप नाम ले सकते हैं। लेकिन मैं आज आपकी बात करूं तो क्या आप अपने बच्चों को उस रास्ते पे ले जा रहे हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बन गए। हम लोग चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजों की ईजाद करने की तरफ हमारी नियत नहीं है। जबकि आज दुनिया में वो लोग आगे हैं जो इनोवेशन करते हैं, जो चीजें ईजाद करते हैं। तो हम अगर बच्चों को अपनी तालीम नहीं देंगे तो एज ए मुल्क, एज ए कम्युनिटी हम पीछे रहेंगे। दुनिया के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है, आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो हमें एज ए कम्युनिटी अपने लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। अब जो इस तरफ जो लोग बैठे हैं या जो उम्र में बड़े हैं, मैं उनसे रूबरू होना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जब अब अगली बार जो प्रोग्राम हो वो सिर्फ तालीमी बेदारी का प्रोग्राम ना हो, इसमें एक और वर्ड जोड़ा जाए। वो क्या जोड़ा जाए? तरबियत। कि अगला जो हमारा प्रोग्राम हो वो है तालीमो तरबियत, कि तालीम के साथ साथ हम तरबियत की बात करें। क्योंकि आज हो क्या रहा है कि तालीम को हमने इतना फरोग दे दिया कि तालीम याफ्ता तो लोग मिल रहे हैं लेकिन उनके अंदर तरबियत नहीं मिल रही है। आप जाके देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स में बैठे लोग हैं, लेकिन उनको कैसे बिहेव करना है या बात करना है, कैसे लोगों को डील करना है, इसका सलीका नहीं है। उनको हराम हलाल का फर्क नहीं पता है। उसको ये नहीं पता है कि गरीब आदमी मजबूरी में अगर आया तो उससे मुझे कैसे मदद करनी है, एक अमीर आदमी आया तो उसको कैसे डील करना है। तो तरबियत भी जरूरी है। आप देखेंगे घर में बच्चा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है लेकिन उसके माँ बाप के साथ सलूक अच्छे नहीं है, उसके अपने भाई बहन के साथ सलूक अच्छे नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छे नहीं है। तो ऐसी तालीम आपको हो सकता है जिंदगी चलाने के लिए जो चंद पैसों की जरूरत है वो दे दे, लेकिन जिस तरह का मुसलमान या जिस तरह के लोगों की जरूरत है वो आप नहीं बन पाएंगे। वो कहते हैं ना कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से किसी जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो अगली बार जब आप लोग प्रोग्राम करें तो तालीम और तरबियत की बात करें। मैं इस मौके पे हमारे चीफ गेस्ट सालिम अंसारी साहब का खुसूसी तौर पे नाम लेना चाहूंगा और मैं थोड़ी सी बात एक सियासत की तरफ भी करना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो कि जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ उस वक्त हमारे रहनुमा कौन बने? जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने आपकी लीडरशिप की। फिर एक दौर आया जिसमें माफिया लोग हमारे नेता बने,
फिर एक वक्त आया जिसमें बड़े बड़े कारोबारी जिनके पास करोड़ों रुपए उन्होंने टिकट देके खरीद लिया। बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जो जमीन से आपके बीच से निकल के नेता बनते हैं और इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से एक सालिम अंसारी साहब आपके बीच हैं, जो आपके बीच के हैं, जो आपके बीच से निकले हैं, जो आपके दर्द को समझते हैं और हमेशा आपके बीच मौजूद रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो 10 गाड़ी से चल रहा, 10 बंदूकें लेके चल रहा, हम उसको अपना नेता मान लेते हैं। आप उसको वोट देके जिता तो देंगे, लेकिन कभी आप उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जब कभी भी बात करने जाना होता है ना किसी मिनिस्टर से, किसी अधिकारी से, तो वो 10 गाड़ियां अंदर नहीं जाती है, वो सिर्फ आपका नेता, जिसको आपने नेता चुना है, वो अंदर जाता है। और उस टाइम पता चलता है कि उसके अंदर क्या कौम का दर्द है, कितनी सलाहियत है, किस तरह से आपकी बात को रखता है। तो मैं खास तौर पे सालिम अंसारी साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक आप ऐसे लीडर हैं जो कौम के बीच से निकले हैं और कौम के लोगों से जुड़े हुए उनके तमाम मसाइल का हल करना चाहते हैं। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, एक बच्चे ने 2 साल यहाँ पे पहला मकाम हासिल किया और वो निकाला। सांसद जी जब राज्यसभा के मेंबर थे तो मेरा राब्ता इनसे हुआ, तो इन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम तलबा जितने हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए और ये देखा जाए कि क्या चैलेंजेस हैं वो अलीगढ़ में फेस करते हैं। और मुझे बताओ, मैं उसके लिए तुम्हारे वाइस चांसलर से बात करूंगा, जिससे जरूरत पड़ेगी बात करूंगा और उनके मसलों को हल करूंगा। यानी इस शख्स ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ यहां से वहां तक पहुंचा दे, जो वहां पहुंच गए उनको आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत है वहां के लिए मदद करी और अपने पैसे लगा के लाखों रुपए खर्च हुए, सभी बच्चों को इकट्ठा किया, एक महफिल जमाई, सभी को खाने पे बुलाया और लोगों से रूबरू होकर पूछा कि आपको क्या परेशानी है। अगर ऐसे नुमाइंदे हमारे बीच मौजूद हैं तो हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनके जरिए जो काम किए गए उनको भूलना नहीं चाहिए। आपको याद होगा, पहले मऊ से जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, अलीगढ़ तक पहुंचने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। मैं उस टाइम स्टूडेंट यूनियन में था, सांसद जी राज्यसभा के मेंबर थे, हम लोगों ने और भी लोगों को इकट्ठा किया, मिलके आपकी क़यादत में शुरुआत की और लिखशवी ट्रेन का स्टॉपेज अलीगढ़ में कराया। मऊ आनंद विहार जो हफ्ते में 2 दिन चलती है, जो अलीगढ़ रुकती है, वो भी उसी दौरान की मेहनत है जो सालिम अंसारी साहब की सदारत में हम लोगों ने किया, वो ट्रेन रुकती है। वो इतना बड़ा काम है कि आप जान लीजिए कि जो लड़कियां पहले मऊ से अलीगढ़ जाने में घबराती थी, अब उनके पेरेंट्स आसानी से यहाँ मऊ में बिठा देते हैं, वो अलीगढ़ उतर जाती हैं। और जो उनकी तादाद कभी 20-30 हुआ करती थी, आज 100 से ज्यादा तादाद में लड़कियां जा रही हैं और आला तालीम हासिल कर रही हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी लग रही हैं। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए एक बार जाते हैं लेकिन फायदा जिंदगी भर पहुंचाते हैं। चूंकि मैंने इस काम को देखा है, खुद महसूस किया, इसलिए आपको सामने बिल्कुल बेबाकी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं। और ये बात जहां भी मैं जाता हूं लोगों को बताता हूं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अब चूंकि वक्त कम है, आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि मैं खुद भी मदरसे का तालिब इल्म रहा हूं। मैंने क्लास 6 तक दारुल उलूम रहीमिया रघौली जो घोसी के पास है, मैंने वहां पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने 4 साल बनारस में पढ़ाई की। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 11वीं 12वीं की, वहां से मैंने MBBS किया, फिर MD कम्युनिटी मेडिसिन किया और 3 साल वहां कॉलेज में एज ए सीनियर रेसिडेंट मैंने पढ़ाया भी। जो MBBS के जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको मैंने पढ़ाया भी। फिर यहाँ मुझे मौका मिला अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लेने का WHO के माध्यम से, तो मैं अपने जिले में आया। अभी मैं पूरे जिले का जो भी इम्यूनाइजेशन होता है, यानी टीकाकरण, जो 5 साल से छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को टीके लगते हैं, उसकी हम देखरेख करते हैं। मऊ के साथ साथ अन्य जिलों का भी काम देखते हैं। वो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इस पर हम लोग जब कभी अलग से बात करेंगे तो बताएंगे, वो बहुत जरूरी है। जिस तरीके से फिक्र के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं ताकि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़े, उसी तरह हमको सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा सेहतमंद रहेगा, बीमार कम पड़ेगा, तो हमारे पैसे बचेंगे। अगर वो हमारे पैसे बचेंगे तो उसके हम पढ़ाई में लगा पाएंगे, और जब बच्चा हमारा सेहतमंद रहेगा, मन लगा के पढ़ेगा, तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो मेरी पहुंच के बाहर है। अगर स्वास्थ्य विभाग में इस तरह का कोई भी आपके काम हो, आप प्लीज मुझे बताइए। अगर कहीं आपको CSC पे, PSC पे कोई दिक्कत है, अगर मेरे नॉलेज में आएगी तो मैं उसको हल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि जिस तरीके से तमाम चीजों में आप वक्त देते हैं,
है ना। शाम में टीवी भी देखते हैं, उसका रूटीन है, 3 टाइम खाने का भी रूटीन है, चाय पीने का भी रूटीन है। तो पेरेंट्स से कह रहा हूं कि वो भी ये रूटीन बनाए कि एक वक्त अपने बच्चे को देखना है कि मेरा बच्चा अगर आज स्कूल गया था तो क्या पढ़ के आया है। 10 मिनट 15 मिनट उससे बात करें। अगर आपका बच्चा कमजोर है तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चा कमजोर है, हो सकता है उसकी आंख की रोशनी कमजोर है, ब्लैक बोर्ड पे वो देख नहीं पाता है, इसीलिए वो घबराता है, बात नहीं कर पाता है। आपको कब पता चलेगा? जब उसकी रोशनी और कम हो जाएगी। जब आप बात करेंगे तो बताएगा ना कि भाई मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है, या वो टीचर पढ़ाते हैं मुझे बात समझ में नहीं आती। तो टाइमली आप इंटरवेंशन करेंगे तो आपका बच्चा अच्छा निकलेगा। अब इसमें हम लोग की जिम्मेदारी रहती है, कोहिनूर एकेडमी जो मंच पे बैठे हैं या हम जैसे लोग जो आते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें जो आपको परेशानी आती है उसमें हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपको रास्ता दे सकते हैं, आपको मौके बता सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से क्या फायदा होगा, कहाँ कम फीस है, कहाँ आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और जब आप वहाँ आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपके लिए रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं जो आपकी जब वक्ती तौर पे आप पहुँचते तो आपकी मदद कर सकें। तो मैं इस वादे के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा, चूँकि वक्त बहुत कम है और हमें मेहमान खुसूसी को और भी लोगों को सुनना है, कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पर पड़ती हैं निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूं, और जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।